नमस्कार दोस्तों। चेन्नई में पेरियार रामास्वामी नायकर एक नाम नहीं बल्कि एक हथौड़ा बनकर के आए थे। ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो एक ऐसे शख्स थे जिनका नाम सुनते ही आज भी मनुवादियों और उनके बच्चों की पेट्रोल छूट जाती है और आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, आंतें कुलबुलाने लगती हैं और जिह्वा रुध जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, जैसे कि पेरियार रामास्वामी स्वयं आकर के उनके कान पकड़ के उसके गाल पर थप्पड़ मार करके बोल रहे हों कि ईश्वर मूर्ख होता है और उसको मानने वाला महामूर्ख होता है। इसी से समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व क्या रहा होगा। उन्हें दक्षिण का सुकरात और पूरी दुनिया उनको दक्षिण का डॉक्टर अंबेडकर कह के सम्मानित करती है। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाखंडवादियों ने सभी मूल निवासी महापुरुषों के जन्मदिन को कब्जा लिया है, उनके पर्वों को चुरा लिया है। उदाहरण के तौर पर सम्राट अशोक के जन्मदिन पर उन्हें पेड़ की पूजा करवाया जाता है और उनको कहा जाता है कि पेड़ का नाम अशोक है ताकि उनके महापुरुष सामने ना आ सकें, बहुजनों के महापुरुष सामने ना आ सकें, काल्पनिक देवी देवताओं का नाम आता रहे। इसी तरह से उन्हें पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्मदिन, जो कि 17 सितंबर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है, उसके अनुसार उनको कब्जाने के लिए एक फर्जी विश्वकर्मा को भी पैदा कर दिया। सभी देवी देवताओं की तिथि हिंदी कैलेंडर के अनुसार होती है, लेकिन यहाँ पर विश्वकर्मा की तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होती है, जिस पर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इरोड में 17 सितंबर 1879 में जन्मे इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने जब 20वीं सदी के उत्तरार्ध से ही पाखंडवाद को पकड़कर नंगा करना शुरू कर दिया, दक्षिण भारत पाखंडवादियों का अड्डा बना हुआ था। पाखंडवाद भारत में फैला हुआ था और आज भी है, लेकिन असली जन्मदाता जो है वो दक्षिण भारत ही रहा है। उदाहरण के तौर पर 8वीं सदी में केरल में जन्मे शंकराचार्य को देखें। उसने अद्वैत मत तथा शैव मत का प्रचार किया। फिर 11वीं सदी में वैष्णव मत का जन्मदाता श्री रामानुजाचार्य था, जो कि तमिलनाडु में जन्मा था। फिर साउथ इंडिया में से ही बहुत से ऐसे लोग निकल के आए, माधवाचार्य जैसे लोग जन्म लेते हैं, जो कि पहली बार वेद का भाष्य करके भारतीयों पर थोपने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में कृष्ण मत आता है, कृष्णा टेम्पल बनता है, कृष्णा नदी नाम आती है और कृष्ण से जुड़ी बहुत सी सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। कुल मिलाकर आज जो भी ब्राह्मणवादी पर्व त्योहार और पाखंडी लोग हैं, जो काल्पनिक देवी देवता हैं, उनका जन्मदाता दक्षिण भारत ही रहा है। माना जाता है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। शायद यही कारण था कि तमिलनाडु में ही रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ। ब्राह्मणवाद की जड़ों को खोजने के लिए शायद उनका पैदा होना 19वीं सदी की सच्चाई थी। रामास्वामी पाखंडवादियों पर हावी होने लगे थे और उन्हें दिलो जान से वहां के सभी मूल निवासी चाहने लगे थे। दलितों और पिछड़ों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर उभरे थे और पेरियार रामास्वामी से भी पहले दक्षिण भारत में बहुत से नेताओं ने पाखंडवादियों के खिलाफ ऑलरेडी मोर्चा खोल रखा था। इन लोगों की बातों पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो उन्होंने तमाम ब्राह्मणों पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि जितने भी ब्राह्मणवादी जज होते हैं वह सभी दलितों और ओबीसी के केस में जानबूझकर पक्षपात करते हैं और अपने जाति और भाई भतीजों को छूट देते हैं। यही कारण था कि विभिन्न सोर्सों ने यह भी बताया कि 1919 में मद्रास के प्रेसिडेंसी ने यह फैसला लिया कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए उन्हें जज बनने पर रोक लगा दी। इसी समय पेरियार रामास्वामी नायकर राजनीति में शामिल होकर पाखंडवाद की जड़ खोदने का प्रयास कर रहे थे। पेरियार के इस बढ़ते कदम से पाखंडवादियों में बौखलाहट और बढ़ चुकी थी। वह पेरियार रामास्वामी नायकर को खत्म करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचने लगे। कोई रात दिन हवन कुंड करने लगा कि उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, तो वहीं कुछ लोग उनको श्राप पे श्राप देते रहे कि उनकी जल्द से जल्द मृत्यु हो जाए, उनके साथ कुछ घटित हो जाए। लेकिन फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ और पेरियार रामास्वामी 94 वर्ष तक जीवित रहे। जब पाखंडवाद उनका बाल भी बांका नहीं कर सका तो उनको मिटाने के लिए वही अपने पुराने प्रपंच खेलने पर उतर आए कि जिस दिन पेरियार का जन्मदिन है उसी दिन किसी काल्पनिक देवी देवता को
बना करके उनके जन्मदिन पर कब्जा कर लिया जाएगा। उन्हीं की जैसी फोटो बना करके लोगों को दिखा करके भ्रमित कर दिया जाएगा, जिससे उनका अस्तित्व मिट जाए, उनका एक्चुअल वजूद खत्म हो जाए। और यही पाखंडवादियों ने किया। उन्हें अपने धार्मिक किताबों में एक जो शिल्प कला का कैरेक्टर था विश्वकर्मा, उसी को उठाकर उन्हीं के जन्मदिन यानी 17 सितंबर के दिन थोप दिया। और इसके पीछे का कारण क्या था कि पेरियार जो जाति होती है तमिलनाडु में, वो शिल्प कला निर्माण कला में माहिर होती थी और पिछड़ी जाति से आती थी। इसीलिए विश्वकर्मा को पिछड़ी जातियां जैसे कि लोहार, बढ़ई, कारीगर वर्ग को उनका पूर्वज बताया गया कि विश्वकर्मा उनका पूर्वज है। इस तरीके से उनको समझाया गया। आप दोनों की फोटो देखिए, ये पाखंडवादियों का विश्वकर्मा है और ये रामास्वामी नायकर का फोटो है। दोनों में दाढ़ी और चेहरे का लुक बिल्कुल सेम है। आप समझ सकते हैं कि पाखंडवादी कितने धूर्त होते हैं। ऐसा क्यों किया और कब किया? वास्तव में हम देखें तो विश्वकर्मा को आजादी से पहले कोई जानता भी नहीं था। वैसे भी पिछड़ों और दलितों को धर्म ग्रंथ पढ़ने की इजाजत भी नहीं थी और संस्कृत पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, साथ ही साथ वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। 1962 में पेरियार रामास्वामी नायकर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, द की टू अंडरस्टैंडिंग टू रामायण। उसी का तमिल से हिंदी अनुवाद उत्तर प्रदेश के ललई सिंह यादव ने किया और उसका नाम सच्ची रामायण रखा। किताब जैसे ही मार्केट में आई, पूरे भारत में तहलका मच गया। जब लोगों ने हिंदी में सच्ची रामायण को पढ़ा, जिसमें राम का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका था, सीता का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका था, सभी पाखंडवादी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के उस समय पर ललई सिंह यादव पर केस कर दिया। जब ललई सिंह यादव और उनकी किताब पर केस हुआ, मुकदमा चला, लेकिन ललई सिंह यादव जी डटे रहे। फिर उनकी जीत हुई और सच्ची रामायण और ललई सिंह यादव को बाइज्जत बरी भी किया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना भी ठोक दिया। यहाँ पर पाखंडवादियों की इतनी बुरी हार को देख करके उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्रों में पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों को नीचे दबाने के लिए समाज में पेरियार रामास्वामी नायकर की ही फोटो को विश्वकर्मा की फोटो बताकर, उनके जन्मदिन को विश्वकर्मा का जन्मदिन बताकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि यहाँ पर पाखंडवादियों की इतनी बड़ी हरामखोरी है कि रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितंबर जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होता है, और जितने भी पाखंडवादियों के महापुरुष हैं उनका जन्म हिंदी कैलेंडर के अनुसार होता है। और जिनका जन्म हिंदी कैलेंडर के अनुसार होता है उनकी तिथि और तारीखें बदलती रहती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 हफ्ते तक का अंतर हो जाता है। यहाँ पर पाखंडवादी इतने शातिर हुए कि उन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर पर ही विश्वकर्मा का जन्म करवा दिया। और इससे भी बड़ी हास्यप्रद बात तो ये है कि आज तक किसी भी पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग या जनरल वर्ग ने यह आवाज नहीं उठाई कि विश्वकर्मा का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कैसे हो गया। तुम लाकर मुझे प्रूफ दिखाओ, यह कौन सा पंचांग है जो विश्वकर्मा को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पैदा कर दिया। जबकि रामायण में जिस विश्वकर्मा की चर्चा आती है, तो रामायण के जब सभी पात्रों का जन्म हिंदी कैलेंडर के अनुसार होता है, तो फिर विश्वकर्मा का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्यों? इस पर सभी पाखंडवादी नंगे साबित होते हैं। पर अब ये शर्म से डूब मरने वाली बात है कि ये जानने के बाद में भी अगर कोई विश्वकर्मा की पूजा करता है तो, क्योंकि सच जो होता है वो छुपता नहीं। क्योंकि वास्तव में यह विश्वकर्मा पूजा नहीं, पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्मदिन है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और समस्त भारतवासियों को बताइए 17 सितंबर से विश्वकर्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। यह पूरी तरीके से फर्जी जन्मदिन करार दिया गया है। अभी पाखंडवादियों को मेरा चैलेंज है कि पंचांग के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये साबित कर दें कि विश्वकर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। कोई उत्खनन प्रमाण दिखा दें या समकालीन नोट्स दिखा दें तो मैं उसको अपनी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दूंगा और साथ ही साथ उसी दिन से उसका शिष्य बन जाऊंगा। आज आप सभी इस घालमेल को जान चुके हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि इस जानकारी को सभी भारतवासियों तक पहुंचाएं। पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं किसी दिन इनके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो ले करके आऊँगा, क्योंकि
ये वो शख्स हैं जिन्होंने पिछड़ा वर्ग और दलितों में नास्तिकता को आम जीवन का हिस्सा बना दिया था। पेरियार रामास्वामी नायकर की जो सर्व समाज के विकास के लिए सोच थी वो अद्वितीय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।